Hi guys, I'm Seema and welcome again to our channel and those who are new, welcome to our channel. तो आज हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है एंड जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम स्टडी परमिट से रिलेटेड छोटे से छोटी डिटेल्स डिस्कस करने वाले इस सीरीज में। तो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर स्टडी परमिट सीरीज। आज का टॉपिक है व्हाई कनाडा। क्यों एक स्टूडेंट को कनाडा चूज करना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए। मैं आज ये वीडियो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रही हूँ, बट मैं एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो बना रही हूँ। एज अ पेरेंट आपको काफी डाउट्स होंगे, टेंशन, डर कि आपके बच्चे वहाँ पे कैसे सारा कुछ मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो बस यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम आज। उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी वीजा पर कनाडा जाने के एक या दो बेनिफिट्स या रीजन नहीं है, पर बहुत सारे रीजन है। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं एक्सप्लेन करूंगी बेनिफिट्स। तो पहले बताते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट्स मिलने हैं। तो सबसे पहले जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज अपनी होम कंट्री में आप हमेशा पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पैम्पर्ड किड है, जो चीजें मांगते हैं पेरेंट्स लाकर दे देते हैं आपको। खाना बनाना, सैक्रिफाइसेस करना, कपड़े धोना, ये सब कभी नहीं किया होता क्योंकि मम्मी होती है सारा काम करने के लिए, राइट। बट जब आप अकेले जाते हैं और ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स स्ट्रेसफुल लगेगा, बट आफ्टर अ पॉइंट जो मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी आपको फील होगी वो कंपेरेबल नहीं होगी। एक तो यही बेनिफिट हो गया कि यू विल ग्रो एंड इवॉल्व। फिर आता है कि रैंकिंग्स के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है एजुकेशन के मामले में। एंड कौन सा स्टूडेंट बेस्ट एजुकेशन नहीं लेना चाहता बताओ। सबको चाहिए बेस्ट एजुकेशन एंड कनाडा दे रहा है बेस्ट एजुकेशन। फिर एक बेनिफिट है कि कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इतने सारे कोर्स ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। मींस अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पर इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो वो सब पॉसिबल है। फिर आता है कि अगर आप कनाडा से पढ़ाई करके रिटर्न हो जाना चाहते हैं अपनी होम कंट्री में, तो जो डिग्री वहां से मिलती है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो होम कंट्री में भी जॉब मिलने की बहुत सारी आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी। फिर है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अनडाउटेडली पेरेंट्स के साथ रहना ही बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, बट वहां आपकी लाइफ चेंज होगी एंड आपके फायदे के लिए ही चेंज होगी। ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे जो कभी आपने फील नहीं किए होंगे। फिर एज अ स्टूडेंट जो फर्दर स्टडीज करने में इंटरेस्टेड है, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि कनाडा सबसे ज्यादा चोजन कंट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच जो फर्दर स्टडीज करने के लिए जाना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है। ये भी एक बड़ा बेनिफिट है कि कनाडा सबसे चोजन कंट्री है। होमसिक फील होगा, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सबकी बहुत याद आएगी, बट कनाडा एक मल्टीकल्चरल एंड बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। तो आपको आफ्टर अ पॉइंट इतना अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे ना कि इंडिया आकर कनाडा की याद आएगी। सीरियसली कह रही हूँ, कनाडा की याद आएगी आपको। फिर है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, जिसमें आपको कैनेडियन जॉब मार्केट का इतना अच्छे से एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिल जाएगा जो आपको आफ्टर पीआर तो हेल्प करेगा ही करेगा, पर एक्सपीरियंस आपको पीआर लेने में भी काफी पॉइंट्स क्लेम करके देगा। कैंपस प्लेसमेंट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इतने ऑप्शंस मिलेंगे कि अगर आप केपेबल हो तो आपको डायरेक्ट कॉलेज कैंपस से ही जॉब्स मिल जाएगी। जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है एज अ रजिस्टर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट आप बेसिक हेल्थ कवरेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आपकी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आपको पीआर अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी मिलेगी, मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी, जो काफी लोगों का गोल होता है। अगर आपको ये टेंशन है कि आप वहां सेटल कैसे होंगे, अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, पार्ट टाइम जॉब्स मिलेगी या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है और पीआर कवर कैसे मिलेगा, तो उन सब के लिए हम तो है ही। वो सारा कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आई बिलीव अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों सारे लोगों को कनाडा जाना इतना पसंद है। इतने बेनिफिट्स के बाद तो कोई भी चाहेगा कि वो कनाडा में स्टडी करे, राइट। अब एज अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करते हैं कि उनके किड्स को कनाडा क्यों जाना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए। एक तो ये बात हो जाती है कि आपके बच्चे आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स बचपन से हर एक चीज और काम के लिए मम्मी पापा होते हैं। कनाडा उनको इंडिपेंडेंट बनाएगा
क्योंकि हर जगह पर पेरेंट्स नहीं होते हैं, हमें खुद ही अपने लिए सर्वाइव करना पड़ता है, राइट। तो जब आपके बच्चे वेकेशंस पर आएंगे आपसे मिलने, तब आपको लगेगा कि वो सारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड एज अ पेरेंट आपको ही बहुत प्राउड फील होगा। फिर ऑफ कोर्स आपको ये टेंशन होगा कि आपके किड्स अकेले कैसे रहेंगे, वहां कोई पहचान वाला नहीं है। बट डोंट वरी, कनाडा के लोग जाने ही जाते हैं अपनी काइंडनेस एंड पोलाइट नेचर के लिए। मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो वहाँ कल्चर्स और सारे जितने भी जगह हैं उनके लोग होते हैं वहाँ पे, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और उससे भी ज्यादा तो वहाँ इतने सारे इंडियंस हैं कि कभी कभी उनको एट टाइम्स ऐसे ही फील होगा कि वो इंडिया में ही है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके किड्स कनाडा में हैं और बीमार पड़ेंगे तो कौन उनका ध्यान रखेगा और कैसे सब मैनेज होगा, एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स आप ये सोचेंगे। बट एक बेस्ट बेनिफिट ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हेल्थ कवर होता है, जिसमें काफी सारी चीजें कवर्ड ही रहती है, तो वो चीज भी सॉर्टेड है। फिर है कि न्यू कंट्री है तो कैसे सेटल होंगे, सर्वाइव करना है तो जॉब करनी पड़ेगी, जॉब्स मिलेगी कैसे, कौन से घर में रहेंगे, और ये सारी जो नॉर्मल पेरेंट्स को टेंशन होती है वही सारी टेंशन आपको होगी। बट मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये सारी चीजों का सोल्यूशन मेरे पास है। हम उनको सिर्फ स्टडी परमिट पर नहीं, बट उनको पीआर और सेटलमेंट करवाने में उनकी हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आई ऑल्सो होप कि आपको हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया। मैं रोज एक नया एपिसोड अपलोड करूंगी, तो प्लीज सीरीज मिस ना करें। एंड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऑफ कोर्स अपडेटेड रहना जरूरी है, राइट। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, stay tuned for the next episode. Thanks for watching. Hi guys, I'm Seema and I'd like to welcome you all on our episode 2. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि क्यों आपको कनाडा चूज करना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए। तो अगर आपने एपिसोड मिस कर दिया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टडी परमिट क्या होता है और किसको ज़रूरत है स्टडी परमिट की। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी वीज़ा एक परमिट है जो गवर्नमेंट पासपोर्ट में ऐड किया जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फर्दर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री माइग्रेट होना होता है। कैनेडियन स्टडी परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो फॉरेन नेशनल्स को कनाडा की किसी भी DLI यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन में लीगली पढ़ने की परमिशन देता है। अगर किसी कैंडिडेट का इंटेंशन कनाडा में जाकर स्टडीज करना है और 6 महीने से ज्यादा की ड्यूरेशन का कोर्स करना है, तो उनके लिए स्टडी परमिट लेना कंपलसरी है। स्टडी परमिट और स्टूडेंट वीजा दोनों ही अलग चीज है। कैनेडियन स्टूडेंट वीजा एक डॉक्यूमेंट है जो फॉरेन नेशनल्स को कनाडा में एंट्री देता है, और कैनेडियन स्टडी परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट्स को कनाडा में रहकर लीगली स्टडी करने की परमिशन देता है। दोनों ही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं। स्टडी परमिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्टडी परमिट लेने के लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, GIC की डिटेल्स, फीस रिसिप्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। जिन स्टूडेंट्स के पास ये सारी चीजें होंगी वो स्टडी परमिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टडी परमिट अप्लाई करना हो, कनाडा फर्दर स्टडीज के लिए जाना हो, तो उनके साथ हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज जरूर से शेयर करें ताकि हम उनकी हेल्प कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और कल मिलेंगे एपिसोड 3 के साथ और समझेंगे कनाडा स्टूडेंट वीजा की कैटेगरीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो आप जानना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, या आप इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हैं। ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कनाडा इमिग्रेशन की अपडेट्स मिलती रहे आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Hi guys, I'm Seema and I welcome you all on the episode 3 of our student visa series. जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि स्टडी परमिट क्या होता है, स्टडी परमिट की किसी ज़रूरत है और वही सारी चीज़ें, तो आज हम समझेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा की कौन सी कैटेगरीज होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है।
अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस किया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मैं वीडियो की लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट वीजा की कैटेगरीज। बेसिकली कनाडा स्टूडेंट वीजा की सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है, एसडीएस कैटेगरी एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी। तो आई एम श्योर कि आपने एसडीएस कैटेगरी और नॉन एसडीएस कैटेगरी का नाम तो सुना ही होगा। चलिए समझते हैं कि क्या मीनिंग है इनका और कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी में फॉल होगा। पहले आती है एसडीएस कैटेगरी, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इस कैटेगरी में फॉल होने के लिए 6 जरूरी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट, कि स्टूडेंट को आईएलटीएस में ओवरऑल 6 बैंड्स और सारे मॉड्यूल्स जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में भी इंडिविजुअली 6 स्कोर करना पड़ेगा। सेकेंड है कि कनाडा की किसी भी डीएलआई यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट के पास एलओए मीनिंग लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फुल ईयर की फीस पे करनी है। जीआईसी यानी जीआईसी का एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, उसको खोलकर उसमें $10,200 कैनेडियन डॉलर्स ट्रांसफर करने हैं। ये 4th रिक्वायरमेंट है। 5th है कि होम कंट्री में जितना भी एजुकेशन हो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। एंड 6th रिक्वायरमेंट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मींस मेडिकल करवाना है स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है तो वो एसडीएस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकता है। तो चले आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। दूसरी है नॉन एसडीएस कैटेगरी, जिसे हम नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम भी कह सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स एसडीएस में मेंशन एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। जैसे अगर स्टूडेंट्स आईएलटीएस में ओवरऑल 6 और हर एक बैंड में 6 नहीं स्कोर कर पाते हैं, या फिर अगर वो 1 ईयर की फीस ना पे करके सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, या तो फिर जीआईसी अकाउंट नहीं ओपन करते, क्योंकि इस कैटेगरी में जीआईसी ओपन करना कंपलसरी भी नहीं है। तो अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो वो नॉन एसडीएस में फॉल करेंगे। अगर आप आईएलटीएस, 1 ईयर फीस और जीआईसी में से किसी भी एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते तो इस कैटेगरी में आपको जाना रहेगा। अब क्योंकि नॉन एसडीएस कैटेगरी में जीआईसी अकाउंट और 1 ईयर की फुल फीस पेमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो इस कैटेगरी की प्रोफाइल्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनानी रहती है। कैसे? तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स प्रोवाइड करने रहेंगे, जैसे हो गया बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स, आईटीआर, सीए रिपोर्ट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वही सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बतानी है, जिसके थ्रू हमें ये प्रूव करना है कि स्टूडेंट फाइनेंशियली केपेबल है। नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स का एसओपी भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। अब आते हैं कि दोनों कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों कैटेगरीज के बीच में 4 मेजर डिफरेंसेस है। पहला तो ये है कि एसडीएस कैटेगरी में प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं बताने होते, जबकि नॉन एसडीएस प्रोफाइल को फाइनेंशियली केपेबल बतानी होती है, तो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट उसमें होती है। सेकेंड ये है कि प्रोसेसिंग टाइम एसडीएस में बहुत ही कम होता है नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स की कंपैरिजन में। थर्ड डिफरेंस ये है कि नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स की वीजा एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही होती है, जबकि नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स की वीजा एप्लीकेशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है। फोर्थ डिफरेंस ये है और सबसे मेजर डिफरेंस है ये कि नॉन एसडीएस प्रोफाइल्स के वीजा चांसेस बहुत ही कम होते हैं एसडीएस प्रोफाइल्स की कंपैरिजन में। तो यही 4 मेजर डिफरेंसेस थे। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी उनकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करनी है या स्टडी परमिट एप्लीकेशन करनी है तो डू कॉन्टैक्ट अस, और हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज भी शेयर करिए उनके साथ, ताकि हम उनकी स्टूडेंट वीजा को डिटेल में समझने में हेल्प कर पाए। तो इसी के साथ एपिसोड 3 होता है खत्म। आगे के एपिसोड्स में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स किए जाएंगे डिस्कस, तो सीरीज को फॉलो करते रहिए। आई होप आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। नेक्स्ट एपिसोड होगा कनाडा के इन डिमांड स्टडी कोर्सेज के बारे में, तो देखना ना भूलिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको कनाडा की अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to our channel. Welcome to the episode 4 of our student visa series. एपिसोड 3 में हमने स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी समझी थी, एंड अगर आपने वो वीडियो बाय चांस मिस कर दिया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि आज हम कनाडा के इन डिमांड कोर्सेज डिस्कस करेंगे, तो बस वही स्टार्ट करने वाले अभी हम। पर उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्ट करने से पहले खुद से
ये सवाल करना चाहिए कि क्या इस कोर्स से उनको बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। इस कोर्स की कनाडा में इतनी डिमांड है कि इसके खत्म होने के बाद मुझे अच्छी जॉब्स मिल जाएगी और मैं इनफ अर्न कर पाऊंगा। आपको यही दो चीजों को ध्यान में रखकर कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का क्या है 2-3 साल में कंप्लीट हो जाती है, पर जॉब और जो बिजनेस है उसको लाइफ टाइम करना होता है, राइट। ऐसा कोर्स सिलेक्ट कर लिया जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बेसिक रूल याद रखना है आप सबको कोर्स सिलेक्शन के टाइम। आपको ये जरूर देखना है कि वो कोर्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, और ये सोच के अगर कोर्स चूज किया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब सॉर्टेड है, राइट। और मैं जानती हूँ कि आपको मालूम ही होगा, बट फिर भी मैं बता दूं कि कनाडा में 3 मेजर इंटेक्स होते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। अब ये भी तो समझना जरूरी है कि कौन सी फील्ड डिमांड में है जिसमें आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम जॉब्स के हिसाब से देखें तो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। चलिए तो डिमांड और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से कोर्सेज समझते हैं। पहले आता है MBA, जो टॉप कोर्सेज में से एक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच। नो डाउट MBA टॉप चॉइस है, पर MBA कोर्स एक्सपेंसिव भी काफी होता है। MBA में काफी स्पेशलाइजेशंस होती है, जैसे MBA इन मार्केटिंग, MBA इन बिजनेस, MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज, MBA इन इवेंट मैनेजमेंट, MBA इन फाइनेंस, MBA इन बैंकिंग, MBA इन IT, और भी कई स्पेशलाइजेशंस है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं खुद के लिए। ये सारी स्पेशलाइजेशंस की जॉब करंटली कनाडा में स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में आती है, और बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो MBA इन बिग डेटा, MBA इन IT, MBA इन एनालिटिक्स की जॉब्स भी एक्सट्रीम डिमांड में है। तो आप इन सब में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं खुद के लिए। तो दूसरा कोर्स जो डिमांड में है और जिसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी है, वो है कंप्यूटर साइंस एंड IT कोर्सेज। जैसे कि हमको पता ही है कि कनाडा में IT प्रोफेशन हमेशा इन डिमांड में ही रहता है, तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस एंड IT के कोर्सेज भी डिमांड में ही होंगे। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। फिर जो थर्ड है वो है कोर इंजीनियरिंग एंड कोर मैनेजमेंट कोर्सेज, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी होती है। टॉप इसकी जो स्पेशलाइजेशंस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है। तो आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बायोसाइंसेज, मेडिकल एंड हेल्थ केयर कोर्सेज, जो हमेशा इन डिमांड में रहते हैं कनाडा में। जब तक दुनिया में ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तब तक मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी हमेशा डिमांड में ही रहेंगे। ये आपको चीज समझ जानी चाहिए। इन कोर्सेज में बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग और मेडिकल मींस स्पेशलिस्ट फिजिशियंस और डेंटिस्ट्री जैसे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन मार्केटिंग की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो इनसे रिलेटेड कोर्सेज की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे पता ही रहता है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इससे जुड़े कोर्सेज करने में, तो इनकी स्पेशलाइजेशंस में डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, जर्नलिज्म, इंटरैक्टिव मीडिया, फिर विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, क्रिएटिव एंड ग्राफिक डिजाइन आते हैं। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। फिर दूसरी कई सारी फील्ड्स हैं जिसके कोर्सेज इन डिमांड में है और जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे फिजिकल एंड अर्थ साइंसेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चरल साइंस एंड फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल साइंस एंड एनालिटिक्स, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन सारे कोर्सेज में से भी आप कुछ चूज कर सकते हैं अगर आपकी प्रेफरेंस इनमें फॉल करती है। तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी ये जानना है कि उनके प्रेफर्ड कोर्सेज में वो एलिजिबल है स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए, तो डू कॉन्टैक्ट अस। हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज उनके साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके घर बैठे। तो एपिसोड 4 होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि DLI क्या होती है। तो देखते रहिए हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मिलती रहे अपडेट सबसे पहले।
Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 5 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने कनाडा के इन डिमांड कोर्सेज के बारे में जाना था एंड बाय एनी चांस अगर आपसे वो वीडियो मिस हुआ है तो उसके लिंक यहाँ ऊपर मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि DLI क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है DLI का स्टडी परमिट में और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कैनेडियन इंस्टीट्यूशन DLI अप्रूव है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो DLI होता क्या है? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। कैनेडियन स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का एक्सेप्टेंस लेटर होना कंपलसरी है। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस वो कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है जिन्हें कनाडा की प्रोविंशियल या टेरिटोरियल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की परमिशन दी होती है। कनाडा की ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज DLI होती है, बट उसमें एक डिफरेंस ये होता है कि सारी DLIs आपको PGWP देने के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो जब आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये जरूर से ध्यान देना है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो DLI अप्रूव है और आपको PGWP देने के लिए भी एलिजिबल है। बिकॉज अगर आपके पास PGWP नहीं है तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडिया रिटर्न आ जाना पड़ेगा एंड चांसेस है कि अगर आपकी इंस्टीट्यूशन आपको PGWP नहीं दे सकती है तो आपका स्टडी परमिट भी रिफ्यूज हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन DLI है या नहीं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जो लिंक है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है वो DLI अप्रूव्ड है या नहीं है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपको बस यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पे आपको ना प्रोविंस सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओंटारियो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी ओंटारियो की जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जो भी DLI रजिस्टर्ड है उनकी सारों की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब जिस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको जाना है या आपको सिलेक्ट करनी है उसका नाम आपको इस बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कॉनेस्टोगा। अभी फुल कनाडा में या ओंटारियो में जहाँ जहाँ कॉनेस्टोगा लोकेटेड है, जितने भी उसके कैंपसेस है उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो ये जो बेसिकली है ये प्रूव करता है कि जो कॉनेस्टोगा है वो DLI अप्रूव्ड कॉलेज है, मीन्स वो लोग एलिजिबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए, राइट। अब जैसे कि आप ये जो नंबर देख रहे हैं ना, ये DLI नंबर है जो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अलग अलग से प्रॉपर्ली अलॉट किया जाता है। तो कॉनेस्टोगा का DLI नंबर ये है, राइट। अब कौन सी सिटीज़ और कौन से कैंपसेस में कॉनेस्टोगा लोकेटेड है या कोई भी XYZ कॉलेज लोकेटेड है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब एक लास्ट कॉलम है जहाँ पे लिखा है ऑफर्स PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स। इसका ये मीनिंग होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जिसके एंड में स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। तो कॉनेस्टोगा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे प्रोग्राम्स आपको ऑफर करती है जिसमें PGWP मिलता है। तो यहाँ पे येस मेंशन है, मीनिंग PGWP तो देती ही है। एंड एक और चीज़ कि PGWP अगर आपके साथ होता है, आपके ऐसे एलिजिबल प्रोग्राम्स में आप जाते हैं जिसमें PGWP मिलता है, तो आपके जो वीज़ा चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो आप आराम से कॉनेस्टोगा चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि नो कहाँ लिखा है। तो ये सारी जो लिस्ट है उनके लोकेशंस मेंशन है, उनके DLI नंबर्स मेंशन है, मीनिंग कि ये DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस तो है बट बिकॉज नो लिखा है तो ये PGWP एलिजिबल प्रोग्राम्स आपको नहीं देती है। तो आप इन्हें सिलेक्ट ना करें तो बेटर, ये वो मेरा सजेशन है। तो इस तरीके से आपकी जो भी कॉलेज है या प्रेफरेंस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि DLI अप्रूव्ड है और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देती है नहीं। तो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है या अप्लाई करना है तो उनके साथ हमारी ये सीरीज ज़रूर शेयर करें और हमें उनकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। तो एपिसोड 5 होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं या इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। IT में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगी, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें
ताकि आपको अपडेट्स मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय। Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 6 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि DLI क्या होता है, एंड अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, मैंने यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हमें डिस्कस करना है कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट है और क्या रोल प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी एग्जाम्स एक्सेप्ट होती है कनाडा में, और यही सारे टॉपिक्स आज डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कनाडा माइग्रेट होने के लिए। तो बहुत ही सिंपल चीज है कि आपको किसी कंट्री में जाना है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए माइग्रेट होने के लिए, राइट। तो बेसिक कम्युनिकेशन का पार्ट है लैंग्वेज। किसी के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है तो आप दोनों को एक सिमिलर लैंग्वेज आनी जरूरी है, राइट। इसीलिए कनाडा अपने सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कोई एप्लीकेंट वहां माइग्रेट हो तो उसको बेसिक इंग्लिश आए, ताकि वो कनाडा के सिटीजन्स और लोकल के साथ किसी भी प्रॉब्लम के बिना बात कर पाए, राइट। लैंग्वेज के मेजर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड ये सारे ही मॉड्यूल्स इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज टेस्ट हो सके। माइग्रेट होने पर आपको कैनेडियन एंड वहां रहने वाले लोगों की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए और उनके साथ ऐसे ही प्रॉपर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बिल्ड करते आना चाहिए। बस यही रीजन है कि इंग्लिश टेस्ट ली जाती है और इतनी इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी टाइप्स की लैंग्वेजेस टेस्ट होती हैं? तो कनाडा के लिए सबसे पॉपुलर टेस्ट है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जिसे हम टोफल के नाम से जानते हैं। दूसरी है IELTS एकेडमिक, एंड थर्ड है PTE एकेडमिक, जिसे फुल फॉर्म जिसका है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये 3 एग्जाम्स स्टूडेंट्स जिन्हें अब्रॉड स्टडीज में इंटरेस्ट होता है उनके बीच काफी फेमस है। इसके अलावा जो दूसरी इंग्लिश टेस्ट है वो है कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, मिशिगन इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट बैटरी, एंड द मिशिगन इंग्लिश टेस्ट। एक और टेस्ट का भी आपने रिसेंटली कोविड में बहुत नाम सुना होगा, ड्यूओलिंगो, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो सोशल डिस्टेंसिंग में काफ़ी हेल्पफुल थी, और ड्यूओलिंगो बाकी टेस्ट की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती और उसके रिजल्ट भी जल्दी आते थे। तो अब हमने बात कर ली कि कौन सी टेस्ट ली जाती है इंग्लिश चेक करने के लिए, पर अब ये भी तो देखना ज़रूरी है ना कि कौन सी टेस्ट एक्सेप्टेड है कैनेडियन स्टडी परमिट के लिए। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आपको LOA प्रोवाइड कर देगी किसी भी टेस्ट की बेसिस पर, बट SDS कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ IELTS होनी जरूरी है, जिसमें 6 ओवरऑल होना चाहिए और हर बैंड में इंडिविजुअली 6 स्कोर करना है आपको। नॉन SDS में दूसरी सारी टेस्ट एक्सेप्ट होती है, बट जैसे मैंने एपिसोड 3 में बताया ही था कि वीजा चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है और मिस कर दिया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो टेक्निकली अगर हम देखने जाए तो हमें टेस्ट स्टडी परमिट अप्रूवल के लिए देनी है, क्योंकि एडमिशन तो किसी भी टेस्ट के बेसिस पे मिल जाएगा, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि स्टूडेंट्स को IELTS ही देनी चाहिए कैनेडियन स्टडी परमिट अप्रूवल के लिए। तो एपिसोड 6 यही होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हैं, IDs मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके सजेशंस क्या है, मैं ट्राई करूंगी उस पर वीडियोस बनाने को। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे PGWP के बारे में, तो देखते रहिए हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय। हाय गाइस, आई एम सीमा एंड वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ स्टूडेंट वीजा सीरीज। लास्ट एपिसोड में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जाना था। अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो डोंट वरी, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप देख लीजिएगा। एपिसोड 7 है PGWP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में।
तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का मीनिंग उसी में है। वर्क परमिट जो रिसेंटली पास आउट इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को मिलती है उसे PGWP कहते हैं। अगर आप रिसेंटली ही किसी DLI से ग्रेजुएटेड हैं तो आप PGWP लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपकी प्रोग्राम लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपके PGWP की वैलिडिटी क्या हो। सपोज अगर आपके प्रोग्राम की लेंथ 8 महीने से कम की है तो आपको PGWP नहीं मिलेगा। अगर कोर्स की लेंथ 8 महीने से ज्यादा और 2 साल से कम है तो मिनिमम आपको 1 ईयर का PGWP मिलता है। एंड अगर 2 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन का आपका कोर्स है तो आपको 3 साल का PGWP मिलेगा। ठीक है, आप अपना PGWP कनाडा में से ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको PGWP अप्लाई करने के लिए मिनिमम 180 डेज मिलेंगे। उतने में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो जब आप PGWP अप्लाई करते हैं उस टाइम आपका जो स्टडी प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फुल टाइम स्टेटस एज अ स्टूडेंट मेंटेन किया हुआ होना चाहिए आपको, और डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएटेड होने चाहिए। अगर जनरल इनएलिजिबिलिटीज देखें तो आप PGWP नहीं अप्लाई कर सकते अगर आपका PGWP एप्लीकेशन सबमिट करने के 180 दिन के पहले आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो गया हो और आपके पास ऑलरेडी PGWP है, तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 इनएलिजिबिलिटीज हैं। इनके अलावा कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की एलिजिबिलिटीज और इनएलिजिबिलिटीज जानने के लिए डू कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि और भी कई सारी चीजें होती है जिन्हें समझकर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी PGWP अलाउ करना है या स्टडी परमिट अप्लाई करना है तो उनके साथ हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज जरूर शेयर करें और हमें उनकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ एपिसोड 7 होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे प्रोफाइल स्टडी गैप के बारे में, जो काफी सारे लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम है बट वो गलत है। जानने के लिए देखते रहिए हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज। जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय। Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 8 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने PGWP के बारे में डिस्कस किया था और अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो नो इश्यू, ऊपर यहाँ आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। आज के वीडियो का टॉपिक एक क्विक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वो है स्टडी गैप के बारे में। कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेड है और उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं आज वो हम कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी गैप होता क्या है? मतलब आपका जो लास्ट एजुकेशन है जो आपकी होम कंट्री में कंप्लीट हुआ है और आपका फर्दर एजुकेशन जो आप कनाडा से कंप्लीट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है उसे स्टडी गैप कहते हैं। अब काफी सारे लोगों को ये लगता है कि स्टडी गैप होता है तो वीजा अप्रूवल आना मुश्किल हो जाता है। गलत। स्टडी गैप होना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट उससे प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम है। स्टडी परमिट गैप की वजह से रिजेक्ट नहीं होता, पर अगर आप उस स्टडी गैप को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करोगे तो रिजेक्ट होगा। आपको बेसिकली वीजा ऑफिसर को ये यकीन दिलाना होता है कि आप अपने स्टडी गैप में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे, ये नहीं कि कुछ भी बस टाइम पास किया। ऐसे नहीं होता। अगर वैसे प्रोफाइल डालोगे तो रिजेक्ट ही होगी। अब आता है क्वेश्चन कि स्टडी गैप है तो उसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। आपका स्टडी गैप है तो वो गैप में आप कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो सारा कुछ बता सकते हैं, या तो फिर एक प्रॉपर जॉब जो आपके पास्ट एजुकेशन से और जो कनाडा में आपका सिलेक्टेड कोर्स है ना उससे रिलेट करते हो, ऐसी जॉब भी बता सकते हैं। बस इन्हीं 2 चीज़ों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP में भी डिटेल में यही सब कुछ एक्सप्लेन करना रहता है। अगर आप प्रॉपर वे में अपना गैप जस्टिफाई करते हैं तो गैप की वजह से रिजेक्शन नहीं आएगा, राइट? अब ये क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने साल का गैप एक्सेप्ट होता है स्टडी परमिट में।
तो आइडियल चीज तो यही है कि प्रोफाइल में गैप ही ना हो, बट अगर गैप है तो चाहे कितने भी सालों का गैप हो एक्सेप्ट हो जाता है। डिटेल में और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो एक्सेप्टेड है। रिसेंटली हमने एक 35 इयर्स के जेंटलमैन का स्टडी परमिट अप्रूव करवाया है, जो मैं तो कहूँगी इम्पॉसिबल चीज है, बट हमने कर दिखाया। आज तक का हमारा वीजा रेशियो 100% है, फिर वो चाहे स्टडी गैप वाली प्रोफाइल्स हो या रिफ्यूज्ड प्रोफाइल्स हो। तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी का भी स्टडी गैप बहुत ज्यादा है और वो स्टडी परमिट पर जाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी जानने के लिए डू कॉन्टैक्ट अस और हमारी ये सीरीज उनके साथ जरूर शेयर करें। तो एपिसोड 8 होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टूडेंट वीजा की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो देखते रहिए हमारी स्टूडेंट वीजा की सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching the video. Stay tuned. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 9 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि स्टडी गैप होता क्या है, एंड अगर आपसे वो वीडियो बाय चांस मिस हुआ है तो डोंट वरी, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है स्टूडेंट वीजा की डिटेल्ड प्रोसेस, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब क्योंकि मेरे हिसाब से क्लाइंट्स और काउंसलर के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे क्लाइंट्स का राइट है कि वो जानना उनकी प्रोफाइल कौन से स्टेप पर है और जो प्रोग्राम उन्होंने चूज किया उसमें कितने स्टेप्स आते हैं। तो बस चलिए स्टूडेंट वीजा के स्टेप्स देखते हैं कितने होते हैं और समझते हैं डिटेल प्रोसेस। स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है काउंसलिंग, जहां हम डिटेल में आपकी प्रोफाइल असेस करेंगे और प्रोफाइल के हिसाब से ही सजेशंस देंगे, बिकॉज हर प्रोफाइल सेम नहीं होती। कोई एवरेज स्टूडेंट है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोनों क्लाइंट और काउंसलर के बीच, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या देना है वो पता चलता है। सेकेंड है कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जहां मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उसकी लिस्ट दूंगी एंड उसी के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप है कोर्स ऑप्शंस देना। आपकी प्रेफरेंस और प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको बेस्ट कोर्स ऑप्शन सजेस्ट करेंगे एंड आप जैसे ही उसे चेक कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन, जो हो जाएगा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है इंस्टीट्यूशन से ऑफर लेटर मिलना, जिसमें मेंशन होती है 1 ईयर फीस। फिर हमने 1 साल की फीस पे कर देनी है, जो 6th स्टेप है। 7th स्टेप है कि जैसे ही आप फीस पे करते हैं आपको मिल जाता है LOA मींस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड उसे रखना होता है वीजा एप्लीकेशन में। साथ ही साथ हम GIC अकाउंट भी ओपन कर देंगे और उसमें $10,200 कैनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करवा देंगे। वो 8th स्टेप है। 9th स्टेप है मेडिकल टेस्ट करवाना, जिसे ई-मेडिकल कहते हैं हम लोग। फिर आता है वीजा में हमको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, GIC सर्टिफिकेट, ई-मेडिकल और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रखने होते हैं। तो वो एक बार कलेक्ट हो जाए तो करना होता है वीजा एप्लीकेशन, एंड वो है हमारा 10th स्टेप। वीजा एप्लीकेशन के साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स की पेमेंट करके अपॉइंटमेंट डेट ली जाती है और बायोमेट्रिक्स करवाना होता है, जो हो जाता है 11th स्टेप। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वीजा स्टैंपिंग, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है और स्टूडेंट वीजा स्टैंप आता है उसके अंदर। तो ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस स्टूडेंट वीजा की। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन करनी है या काउंसलिंग चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट अस। उनके साथ हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज जरूर शेयर करें एंड हमें उनकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप चाहते हो कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे बताएं अपने सजेशंस और मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द उन पर वीडियोस बनाऊं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 10 of our student visa series. कल के एपिसोड में हमने जाना कि स्टूडेंट वीजा की डिटेल प्रोसेस कैसे होती है, और अगर आपसे बाई चांस वीडियो मिस हो गया है तो डोंट वरी, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में। मेरे पास ऐसे काफी क्लाइंट्स आते हैं जो जीआईसी को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीआईसी क्यों पे करना है, हमारा लॉस तो नहीं हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि जो लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए उनको तो मैं समझा दूंगी, पर आप लोग जो मेरे पास आकर काउंसलिंग नहीं ले सकते हैं, आपका भी तो जानना जरूरी है, राइट? तो बस आपके लिए स्पेशली बनाया ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। GIC मीनिंग गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। GIC एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट जीरो रिस्क के साथ। GIC एक सेविंग्स अकाउंट है, जैसे होता है जहाँ पे अपने पैसे हमें डिपॉजिट करने हैं और उन पैसों पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं हम। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो फिक्स्ड टाइम में आपको गारंटीड इंटरेस्ट ऑफर करता है। आपको बस 10,200 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफर करने हैं कैनेडियन बैंक में, जहां $10,000 आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे और 200 कैनेडियन डॉलर होती है बैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। जैसे ही आपका वीजा अप्रूवल आता है और आप कनाडा लैंड करते हैं एज अ स्टूडेंट, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में से 2,000 CAD प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जाते ही तो आपके पास जॉब होगी नहीं ना, और पैसे की तो जरूरत होगी। तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग में इतना अमाउंट आपको दे देते, जो बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो बाकी यानी 8,000 CAD, उसमें से थोड़ी सी अमाउंट आपको हर महीने मिलती रहेगी अगले 12 महीनों के लिए। अप्रोक्सीमेटली आप समझिए $667 के आसपास आपको मिलता रहेगा हर महीने 1 साल तक। और जब 1 साल कंप्लीट होगा तब तक आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि जो 10,000 CAD हमने इन्वेस्ट करे थे और ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो जैसे कि GIC का फुल फॉर्म है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, वैसे ही ये काम भी करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर और पूरा का पूरा वापस हो जाएगा विद इंटरेस्ट। अब जो हमने मीनिंग समझ लिया है, तो ये भी समझना जरूरी है कि GIC क्यों करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एपिसोड 3 में बताया था कि नॉन SDS कैटेगरी में GIC करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एपिसोड 3 मिस कर दिया है तो डोंट वरी, ऊपर आई बटन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि GIC कैसे बेनिफिशियल है और क्यों भरना रहता है। तो उसका सिंपल रीजंस है। एक तो आपका ही पैसा है, आपको वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड है कि SDS कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए GIC अकाउंट करना कंपलसरी है एंड मोस्टली सारी प्रोफाइल्स SDS के थ्रू ही जाती है, तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट बनाना ही पड़ता है अगर SDS के थ्रू जाना होता है तो। थर्ड है कि GIC एक, मैं तो कहूँगी, ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जाते ही आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के पास जॉब करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि इतने असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, एग्जाम्स होती है कि मतलब ये मैं डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ जो मेरा काम है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एवरी मंथ तो फैमिली से पैसे मांगना अच्छा भी नहीं लगता ना, तो उनके लिए ब्लेसिंग है कि फिक्स अमाउंट एवरी मंथ मिलती है, जिसमें उनके बेसिक रेंट और दूसरे मंथ का खर्चा निकल जाता है। तो इसीलिए GIC अकाउंट क्रिएट करना एक अच्छी बात है और बहुत हेल्पफुल चीज है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है तो डू कॉन्टैक्ट अस और उनके साथ हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज जरूर शेयर करें ताकि उन्हें मिल सके एक्सपर्ट गाइडेंस घर बैठे। तो एपिसोड 10 होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप चाहते हो कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे बताएं अपने सजेशंस और मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द उन पर वीडियोस बनाऊं। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टूडेंट लोन और इंस्टीट्यूशन की फीस पर डिस्कशन करेंगे, तो देखते रहिए हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 11 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने डिटेल में डिस्कस किया था GIC के बारे में एंड अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो नो वरीज, यहाँ ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज हमने डिस्कस करना है कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स की अप्रॉक्सीमेट फीस के बारे में और एजुकेशनल लोन के बारे में।
मेरे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें ऑफकोर्स इनिशियली तो यही जानना होता है ना कि अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना होगा, कितनी फ़ीस होगी, कौन सी कॉलेजेस रीजनेबल है, कौन सी सस्ती है, और ये सारी जो एजुकेशनल लोन्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, कैसे मिलती है लोन्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं वो लोग, राइट। तो बस आज यही सब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट फ़ीस कितनी है। ये जो फीस हम डिस्कस करेंगे वो फाइनल नहीं है, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है एंड वो कभी भी फीस चेंज कर सकते हैं। तो ये बस हम अप्रॉक्सीमेशन में समझेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएट कोर्सेज की अप्रॉक्सीमेट मिनिमम फीस होती है 13,000 कैनेडियन डॉलर से 20,000 कैनेडियन डॉलर के आसपास। अब कोई कोई कॉलेजेस 13,000 से कम में भी कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। तो जब हम कोर्स ऑप्शंस देखते हैं, हम आपके बजट के हिसाब से देखते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कैनेडियन डॉलर से 25,000 कैनेडियन डॉलर तक की फ़ीस हो सकती है। अगेन ये फ़ीस फिक्स्ड नहीं है, इससे कम भी हो सकती है, इनसे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉलेज सिलेक्ट की है और कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है। अब ये फ़ीस भरने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी होती है कि एजुकेशनल लोन कैसे मिलती है एंड वो लोग एलिजिबल है लोन लेने को। तो एजुकेशनल लोन की बेसिक एलिजिबिलिटी जानते हैं, बट अलग अलग बैंक्स पर डिपेंड करता है कि वो उनके क्राइटेरिया क्या है लोन देने के, ठीक है। तो आपको पर्सनली सारे बैंक्स में विजिट करना पड़ेगा और देखना होगा कि आप उस बैंक के जो लोन देने के क्राइटेरिया है उसमें आप मैच जाते हैं एंड आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सही लगती है, उनका इंटरेस्ट रेट सही लगता है, तो ही आप वहाँ से लोन लेंगे, राइट। तो जनरल जो क्राइटेरिया है उसमें आता है कि आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, स्टूडेंट की जो एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर्स की होनी चाहिए, स्टूडेंट जिसके लिए हम लोन ले रहे हैं वो या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हो, फिर है कि जो इनकम सोर्स है वो पेरेंट्स या गार्जियंस का होना चाहिए, एंड जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ऑफर लेटर मिला है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ऐसे ही कॉलेज का ही ऑफर लेटर होगा एंड वो लेके जाना होता है, उसके बेसिस पे आपको लोन देते हैं, वो सारी अंदर डिटेल्स चेक करते हैं। आपके पास एजुकेशनल लोन लेने के टाइम पर एडमिशन लेटर होना ज़रूरी है। लोन सिक्योरिटी में आप कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स रखवा सकते हैं। वो आपकी बैंक आपको बताइए कि आप क्या एज अ लोन सिक्योरिटी रखवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बैंक के ये बेसिक क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप एजुकेशनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मैं वापस रिपीट करूंगी कि बाकी सब बैंक पर डिपेंड करता है और उनकी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। तो आपको पर्सनली विजिट करके बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी होगी एंड उसको अग्री करना होगा, तभी आपको लोन मिलेगी, ठीक है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टडी वीज़ा के बारे में जानना है या अप्लाई करना है तो डू कॉन्टैक्ट अस। उनके साथ हमारी स्टूडेंट वीज़ा सीरीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको घर बैठे मिल पाए एक्सपर्ट गाइडेंस। तो इसी के साथ एपिसोड 11 होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम ई मेडिकल पर जानेंगे कि होता क्या है और क्या ज़रूरतें होती है उसकी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी सजेशंस पर वीडियो बनाऊं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 12 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि स्टूडेंट्स की अप्रॉक्सीमेट फीस क्या होती है और एजुकेशनल लोन के बारे में। अगर आपसे वीडियो मिस हुआ है तो डोंट वरी, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। आज के एपिसोड में हम एक सिंपल बट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ई मेडिकल। क्या होता है ई मेडिकल, उसमें और कहाँ करवा सकते हैं हम, वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई मेडिकल या उसे हम अपफ्रंट मेडिकल भी कह सकते हैं, एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कनाडा स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में, फिर चाहे फाइल एसडीएस कैटेगरी से जा रही है या नॉन एसडीएस से जा रही हो। ई मेडिकल बेसिकली इसीलिए करवाना होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को हमें प्रूव करना होता है कि कैंडिडेट फिट एंड फाइन है ट्रैवल करने के लिए और उनके अंदर कोई भी ऐसा कंटेजियस
शुद्ध हिंदी में कहे तो संक्रामक बीमारी नहीं है जो वो कनाडा जाकर फैला सकते हैं। इसीलिए ई मेडिकल करवाना कंपलसरी है। ई मेडिकल एक जनरल हेल्थ चेकअप रूटीन है जिसका सर्टिफिकेट होता है और जो सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स ही आपको दे सकते हैं। जैसे कि आप ये सैंपल देख रहे हैं, इसमें ई मेडिकल की एक कॉपी है जो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में अपलोड करनी रहती है। इसमें आईज, नोज, हार्ट, लंग्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स का चेकअप होता है। चेस्ट एक्सरेज, HIV एंड सिफिलिस के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ये सब किए जाते हैं। हॉस्पिटल एक डिसेंट 5 से 7 हज़ार का अमाउंट चार्ज करता है आपको, और अगर आपने टैटू करवाया हुआ है तो उसके एडिशनल चार्जेस लगेंगे। अब ये सवाल आता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स ही चेकअप कर सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डॉक्टर सर्टिफाइड और कौन सा नहीं? तो आपको इस लिंक पर जाना है और वहां अपनी कंट्री चूज करनी है। बस आपकी कंट्री और आपकी सिटी के जो भी सर्टिफाइड पैनल फिजिशियंस होंगे उनकी लिस्ट, उनके नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो क्या बाद में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन करना है या किसी भी इमिग्रेशन रिलेटेड डाउट्स हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। उनके साथ हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज जरूर शेयर करें ताकि उन्हें घर बैठे बैठे मिल सके एक्सपर्ट गाइडेंस। तो गाइज, एपिसोड 12 होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया एंड इन्फॉर्मेटिव लगा। कल के एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें स्टडी वीजा एप्लीकेशन में रखने होते हैं। तो बस जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं आपकी सजेशंस, और मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द आपके टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the episode 13 of our student visa series. लास्ट एपिसोड में हमने ई मेडिकल के बारे में समझा था एंड अगर आपसे वीडियो मिस हो गया है तो कोई नहीं, यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, आप देख लीजिएगा। तो आते हैं आज के एपिसोड पर। आज हम देखेंगे कि एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि मेरे टॉप 5 वीजा रिफ्यूजल्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपको दूसरे रिफ्यूजल रीजन जानने हैं तो मैंने यहाँ ऊपर लिंक दे दी, आप देख सकते हैं। तो हाँ, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपने वीजा ऑफिसर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सबमिट नहीं किया तो आपकी प्रोफाइल, आपकी जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। हमें लगता है कि इतनी सिंपल चीज के लिए रिजेक्शन, बट ये सिंपल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज हम पर्सनली तो वीजा ऑफिसर से मिलते नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है, वो हमें पूछ लेंगे और हम उनको वर्बली बता देंगे क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। तो हमें वीजा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कन्विंस करना है, और उसमें कुछ भी मिस हुआ तो वीजा ऑफिसर को समझ ही नहीं आएगी आपकी प्रोफाइल, करेक्ट? तो ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो है सबसे पहले तो आपकी पासपोर्ट कॉपी, जिससे आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पता लग सकती है, राइट? उसके बाद जितने भी आपने आपकी होम कंट्री में पढ़ाई करी हो, जैसे 10th, 12th, बैचलर्स, मास्टर्स, कोई सा भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, उन सारों की मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, एंड अगर बैकलॉग है तो बैकलॉग की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट्स देने रहते हैं वो सारे सबमिट करने होते हैं। फिर है IELTS स्कोर कार्ड भी सबमिट करना है हमको, और अगर आपका स्टडी गैप है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको नहीं मालूम कि स्टडी गैप क्या है तो इस सीरीज में मैंने स्टडी गैप के बारे में भी पूरी एक वीडियो बनाई है, यहाँ ऊपर मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कैनेडियन DLI से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सबमिट करना होता है, पेड फीस की रिसिप्ट्स डालनी होती है, GIC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है, और लास्ट में है ई मेडिकल। ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें सारे सबमिट करने होते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन करने में हेल्प करते हैं। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी स्टडी परमिट एप्लीकेशन करनी हो या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डू कॉन्टैक्ट अस। उनके साथ हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज
जरूर शेयर करें ताकि उनको घर बैठे बैठे मिल सके एक्सपर्ट गाइडेंस। तो एपिसोड 13 होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि अगला एपिसोड सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। तो मैं आपके साथ वो कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी जो मेरे क्लाइंट्स मुझसे आकर पूछते रहते रेगुलरली। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं अपने सजेशंस और मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी जल्द से जल्द। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Bye. Hi guys, I'm Seema and welcome to the last episode of our student visa series. दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि आज लास्ट एपिसोड है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं दोबारा से आऊंगी एक नई सीरीज के साथ। तो पिछला एपिसोड जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में था एंड अगर आपसे एपिसोड मिस हो गया तो डोंट वरी, यहाँ ऊपर मैं आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज भले ही लास्ट एपिसोड है बट काम की चीज तो आज भी हम डिस्कस करेंगे। आज मैं वो क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी जो जनरली मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के टाइम पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कॉमन एक क्वेश्चन और डाउट ये होता है स्टूडेंट्स के बीच कि अगर वो 1 साल की ड्यूरेशन के कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उनको सिर्फ 1 ही साल की वर्क परमिट मिलेगी, इसीलिए वो जिद करते हैं कि उनको 2 साल की कोर्स पर ही जाना है ताकि 3 साल की वर्क परमिट मिले। अब इस चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। तो जी सोल्यूशन ये है कि स्टूडेंट अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट कर ले, चाहे 1 साल का ही हो, एंड उसके बाद वहां पे वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक और साल के कोर्स के लिए वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इवेंचुअली जो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया होगा वो 2 साल का हो जाएगा एंड उसके बेसिस पे उनको वर्क परमिट 3 साल की मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से 2 साल का ही कोर्स लेकर जाना है, 1 ईयर का कोर्स लेकर भी जा सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है दूसरे, राइट। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि वहां से न्यू कोर्स एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अगर कुछ मिस्टेक कर दी और कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, राइट। इसका आंसर ये है कि जैसे मैं हमेशा से आपको कहती आ रही हूँ कि हम आपकी PR होने तक हेल्प करेंगे, तो उसमें दूसरी एप्लीकेशन करना भी इंक्लूड हो जाता है। मीनिंग वहां जाके आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी है, वो भी मैं हैंडल करूंगी। फिर पेरेंट्स के बीच एक एकदम कॉमन डाउट रहता है कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिलेगी। तो अब कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स मिलना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि आप खुद भी जाएंगे ना तो आपको ही पता लग जाएगा कि आप कनाडा में किसी भी शॉप, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर्स, मार्ट, सुपरमार्केट्स और स्टोर्स, किसी भी ऐसी सारी जगहों पर जाएंगे ना तो जो वहाँ पे पार्ट टाइमर्स होंगे ना, जो काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स होंगे। तो आपके जो रूममेट्स होंगे, इवेंचुअली आप जब वहां पे जाएंगे तो आपके जो रूममेट्स होंगे जो ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं वो भी आपकी काफी हेल्प कर देंगे जॉब ढूंढने में। एंड हम आपको कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको बस वहां जाकर इंटरव्यू देना है और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से पास होना है। मैं आपको कॉन्टैक्ट बता दूंगी, इंटरव्यू पास करना आपके ऊपर है पार्ट टाइम जॉब के लिए। फिर एक ये टेंशन भी होती है पेरेंट्स को कि अकोमोडेशन, मीनिंग वहाँ घर और वो सब कैसे मैनेज होगा। तो अकोमोडेशन की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं ही यहाँ से इंडिया से आपके बच्चे के लिए अकोमोडेशन अरेंज करवा के दूंगी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एकदम करीब, ताकि जाने आने में उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम बच जाएगा और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होंगे वो भी बच जाएंगे। आपका वहाँ रहना और सारा जो रेंट और वो सारी चीजें इंक्लूड करके मैं आपको एक खर्चे का सारा बता दूंगी कितना होगा। अगर आपको कन्वीनियंट और रीजनेबल लगता है तो आप मेरे थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो अकोमोडेशन के तो दूसरे भी काफी तरीके होते हैं। फिर काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैरिड होते हैं और उन्हें अपने स्पाउस के साथ जाना होता है। तो यस, आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं कनाडा। आप जाएंगे एज अ स्टूडेंट एंड आपके स्पाउस जाएंगे ओपन वर्क परमिट पर, जिसमें वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट क्या होता है तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी क्या है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर काफी बारी ऐसा होता है कि एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद ही बनाने को कहते हैं, जिसका वीजा एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर SOP में कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं कहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स के SOPs हम रेडी करवाते हैं थ्रू SOP स्पेशलिस्ट, तो हमारे स्टूडेंट्स को वो टेंशन भी नहीं रहती है।
फिर एक बहुत ही बड़ी टेंशन होती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को कि अगर उनका पास्ट वीजा रिफ्यूजल है कनाडा या किसी भी और कंट्री में, तो क्या उनका वीजा दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा? तो उसका आंसर है नहीं। हमारी स्पेशलिटी है उन प्रोफाइल्स को हैंडल करके अप्रूवल लाना, तो जिनका पास्ट रिफ्यूजल हो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी का भी पास्ट वीजा रिफ्यूजल है तो डू कॉन्टैक्ट अस। एंड टेंशन की बात नहीं है, उन्हें बस हमारे वीडियोस फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको घर बैठे बैठे मिल सके एक्सपर्ट गाइडेंस। अगर हमने आज जो डाउट्स डिस्कस करे हैं उसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इसी के साथ हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज का लास्ट एपिसोड भी होता है खत्म। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई और स्टूडेंट वीजा को आप डिटेल में समझ पाए। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। आती रहूंगी मैं ऐसी ही दूसरी सीरीज के साथ। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय गाइस।